पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता गांधी जी की अमर कहानी भाग 38 खंड 3। अब तक हमने जाना कि परिवार को लेकर दक्षिण अफ्रीका जाते समय उनके जहाज़ को जबरन क्वारंटाइन कर लिया गया और जब वे उतरे तो उनको मार पीट कर घायल कर दिया। सरकार ने उन्हें मुकदमा दायर करने की सलाह दी, पर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इस घटना के बाद वे वकील एस्कम से मिलने गए और अपना मुकदमा न करने का निर्णय सूचित किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस का कामकाज भी देखा। इस मारपीट कांड से कांग्रेस के बारे में लोगों को जानकारी हुई, इससे सभासद बढ़े और कांग्रेस का कोष 5,000 पाउंड हो गया। फिर उन्होंने कांग्रेस के लिए एक स्थायी निधि बनाई और उसके लिए उन्होंने घर खरीदे। इनके किराए से कांग्रेस का कामकाज चलने लगा और इसका उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाया। लेकिन ट्रस्ट में विवाद हो जाने के कारण पैसा कोर्ट में जमा होने लगा। इस घटना से बापू का मन परिवर्तित हो गया और फिर उन्होंने विचार किया कि किसी भी सार्वजनिक संस्था को स्थायी निधि से न चलाया जाकर लोगों की मदद से चलाया जाना चाहिए। अब आगे बाल शिक्षण। बापू लिखते हैं, जनवरी 1897 में मैं जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचा तब मेरे साथ मेरा भांजा 10 वर्ष का, मेरा बड़ा लड़का 9 साल का एक लड़का और छोटा लड़का 5 साल का था। इन सबको सिखाना था। गोरे लोगों के स्कूल में मेरे बच्चों को प्रवेश मिल सकता था, पर वो एक मेहरबानी होती और फिर मैं नहीं चाहता था कि उनके संस्कार खराब हों। हिंदी लोगों के बच्चों के लिए ईसाई मिशन स्कूल था, पर वहाँ गुजराती शिक्षा नहीं थी, इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बच्चों को पढ़ाता था पर उसमें नियमितता नहीं थी। गुजराती तो मैं उनसे बोलता ही था और मेरा ऐसा मानना था कि छात्रावास में बच्चों को रखने से माता पिता के संस्कार उन्हें नहीं मिल पाते। फिर मैंने एक निजी अंग्रेजी शिक्षक से बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की और 7 पाउंड पर एक महिला को रखा। सोचा कुछ वो टीचर और कुछ मैं ऐसा काम चलाएंगे। मेरा बड़ा लड़का कुछ समय बाद मैट्रिक करने के लिए वहाँ से वापस हिंदुस्तान आ गया था और भांजा युवावस्था में ही अल्प बीमारी से चल बसा। मेरे तीनों बच्चे कभी भी किसी स्कूल में नहीं गए। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के समय मैंने एक स्कूल स्थापित किया। उसमें थोड़ा सा नियमित शिक्षण उनका हुआ। मैं अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों को शिक्षा के लिए समय नहीं दे सका। इस बारे में मेरे बच्चों को मुझसे नाराज़गी है, क्योंकि जब उनकी एमए, बीए अथवा मैट्रिकुलेशन किए हुए मित्रों से मिलते हैं तो उन्हें अपनी अवस्था के बारे में निम्न भावना आती है। ऐसा होने पर भी माता पिता के साथ रहने से उन्हें अनुभव और संस्कार ज्ञान मिला और उनमें जो सेवा भाव और सादगी से जीवन जीने का गुण है वो विलायत में शिक्षा ग्रहण करने पर नहीं मिलता और कृत्रिम संस्कार होने पर वे मेरी देश सेवा के कार्य में भी बाधा बन जाते। मैं मेरी इच्छा के अनुसार अपने बच्चों को पुस्तकीय शिक्षण नहीं दे पाया, इसलिए मैं अपने कर्तव्य में असफल हुआ ऐसा मैं नहीं मानता।
हालांकि मैंने अपने बच्चों के पंख काट दिए और उन्हें अपनी इच्छानुसार मार्ग चुनने का अधिकार उनसे छीन लिया, ऐसे कहने वाले मेरे बहुत से मित्र हैं। इसके सिवाय इन प्रयोगों के आधार से सत्य के पुजारी को सत्य की आराधना कहाँ तक ले जाती है, यह समझ में आएगा। और स्वतंत्रता की देवी के उपासक से देवी किस तरह की आहुति मांगती है, यह भी समझ में आएगा। बच्चों को अपने पास रखकर यदि मैंने स्वाभिमान से समझौता कर लिया होता और अन्य हिंदी बच्चों को जो नहीं मिलता था वो मेरे बच्चों को मिले, ऐसी इच्छा रखना मुझे मंजूर नहीं था। यदि मैं इस विचार का त्याग कर देता तो निश्चय ही अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा में दे सकता था, पर तब वे जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान का सबक सीखे जो उनके पास आज भरपूर है, वो तब नहीं सीख पाते। और मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ स्वतंत्रता और अक्षर ज्ञान में चुनाव करना हो तो स्वतंत्रता श्रेष्ठ है, ऐसा कौन नहीं मानेगा। जिन युवकों को मैंने 1920 में स्वतंत्रता विनाशक स्कूल छोड़ने का निमंत्रण दिया और जिनको निरक्षर रहकर सड़क पर मजदूरी करना गुलामी में रहकर शिक्षा ग्रहण करने से कहीं श्रेष्ठ है, ऐसा बताया, शायद उनको मेरी बात का सार आज समझ में आया होगा। और अब अगले अध्याय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।